नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी शिकार। फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों की इस तरह कैसे निभा हो सकता है महारानी। मेरी तो अपने आदमी से एक दिन ना पटे, मैं उसे घर में बैठने ना दूं। ऐसी ऐसी गालियां सुनाओ कि छठी का दूध याद आ जाए। रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा, क्यों, वह कहेगा नहीं तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन होती है। मेरी जो इच्छा होगी वह करूंगा। तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर। तुझे और दूसरी बातों से क्या मतलब। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। मुनिया 3 ही दिन से यहाँ लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी। पहले 2-4 घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी, पर रानियों से अदब के साथ बातें करना अभी न सीख पाई थी। उसका सूखा हुआ सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा और कर्कश स्वर में बोली, जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा ना, मूछें उखाड़ लूंगी सरकार। वह मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ? अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ। मैं आप नहीं खाती, उसे खिला देती हूँ, क्योंकि वह मर्द का बच्चा है। पल्लेदारी में मैं उससे बहुत कसाला करना पड़ता है। आप चाहे फटे पहनूं, पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो जो मजाल है कि वह मुझे आग दिखाए। अपने घर को आदमी इसलिए तो छाता छुपता है कि उससे बरखा बूंदी से बचाव हो। अगर वह डर लग रहा है कि घर ना जाने कब गिर पड़ेगा, तो ऐसे घर में कौन रहेगा। उससे तो रुख की छाई कहीं अच्छी। कल ना जाने कहाँ बैठा गाजा बजाता रहा। 10 बजे रात को घर आया। मैं रात भर उससे ना बोली। लगा पैरों पड़ने गिगियाने। मुझे भी दया आ गई। यही मुझ में एक बुराई है। मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती। इसी से तो वह कभी कभी बहक जाता है, पर अब मैं ना पूरी पक्की हो गई हूँ। फिर किसी दिन झगड़ा किया तो बस या वह रहेगा या मैं। क्यों किसी की धौंस सहूं सरकार। जो बैठकर खाए वह धौंस सहे। यहाँ तो बराबर की कमाई करती हूँ। वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर पूछा, अगर वह बैठाकर खिलाता तब उसकी धौंस सुनती? मुनिया तो जैसे लड़ने पर उतारू हो गई और बोली, बैठकर कोई क्या खिलाएगा सरकार। मर्द बाहर काम करता है तो हम भी तो घर के काम करती हैं, कि घर के काम से मैं कुछ लगता है या नहीं। बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है, घर के काम से तो राम की भी छुट्टी नहीं मिलती। पुरुष यह चाहे कि मुझे घर में बिठाकर आप सैर सपाटा करे तो मुझसे तो सहा न जाएगा। यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई रुआसी आंखों से खिड़की की ओर देखा। बाहर हरा भरा बाग था, जिसके रंग बिरंगे फूल यहाँ से साफ नजर आ रहे थे, और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आंखें मिला रहा था। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने आ रही थी। मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहले आनंद मुस्कुरा रहे थे, और कार्तिक की शीतल छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी। पर प्रकृति की यह सुरभ शोभा वसुधा को कोई हर्ष न प्रदान कर सकी। उसे जान पड़ा प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग से मुस्कुरा रही है। उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोंपड़ा किसी अभागिनी वृद्धा की भांति रो रहा था। वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उद्यान के मध्य में खड़ा वह सूना झोंपड़ा उसके विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव मित्र था। उसके जी में आया, जाकर झोपड़े के गले लिपट जाऊं और खूब रो। वसुधा को इस घर में आए 5 वर्ष हो गए। पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था। माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वह एक विशाल भवन में आई थी, जहां संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी। उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी। पति प्रेम गौण वस्तु थी, पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट ना रह सका। पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा, और कुछ दिनों में उसे मालूम हुआ मुझे परम रतन भी मिल गया। पर थोड़े ही दिनों में वह भ्रम भी जाता रहा। कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे, उदार थे, बलवान थे, शिक्षित थे, विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे। उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार ना था। वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का समान था। घुड़दौड़ और शिकार, सट्टे और मकार जैसी सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था, और प्रेम से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती। दो पुत्र रतन पाकर भी वह सुखी ना थी। कुंवर साहब 1 महीने से ज्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौटकर नहीं आए।
और यह ऐसा पहला अवसर ना था। हाँ, अब उनकी अवधि बढ़ गई थी। पहले 1 सप्ताह में लौट आते थे, फिर 2 सप्ताह का नंबर, और अब कई बार 1-1 महीने की खबर लेने लगे। साल में 3-3 महीने शिकार के भेंट हो जाते हैं, और शिकार से लौटते ही घुड़दौड़ का राग। कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बंबई, कभी कलकत्ता। घर पर भी रहते तो अधिकतर लंपट रईस जादों के साथ गप्पे उड़ाया करते। पति का यह रंग ढंग देखकर वसुधा मन ही मन कुड़ती और घुलती। कुछ दिनों से उसे हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया? फोन ने जवाब दिया, जी हाँ, अभी खत आया है। कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। मैं यह नहीं पूछती आने को कब लिखा है। आने के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन 200 मील ना होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। मेरे लिए 2 मोटरों का इंतजाम कर दीजिए, मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ। फोन ने कई मिनट बाद जवाब दिया, 1 मोटर तो वह साथ ले गए हैं, 1 हाकिम जिला के बंगले पर भेज दी गई है, 3री बैंक के मैनेजर की सवारी में, 4थी की मरम्मत हो रही है। सुनते ही वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और बोली, किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला की मोटरें भेजी गई? आप दोनों मंगवा लीजिए, मैं आज जरूर जाऊंगी। उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटर भेजी जाती रही है, इसलिए मैंने भेज दी। अब आप हुक्म दे रही हैं तो मंगवा लूंगा। वसुधा ने फोन से आकर सफर का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश में आकर अपने भाग्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था। प्रत्यक्षता की भांति पड़ी रहकर जीवन को समाप्त न करना चाहती थी। वह जाकर कुंवर साहब से कहेगी, अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर रहूं तो यह मुझसे ना होगा। आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो। मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं, आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे जौ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। इस तरह की और न जाने कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन को बार बार सता रही थी और बगुलों की भांति उठ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा, मैं अंदर आऊं? आज क्षमा कीजिए, मैं जरा पीलीभीत जा रही हूँ। आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका ज्वर बढ़ जाएगा। इस दशा में आपको जाने की सलाह ना दूंगा, डॉक्टर ने कहा। वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा, बढ़ जाएगा तब बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला, लाइए मैं टेम्परेचर ले लूं। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो मैं आपको हरगिज ना जाने दूंगा। टेम्परेचर लेने की आवश्यकता नहीं, मेरा इरादा पक्का है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका प्रथम कर्तव्य है। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्दी मरी नहीं जा रही हूँ। फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत हो तो आप भी क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने 2-1 बार आग्रह किया, फिर विस्मय से सिर हिलाता चला गया। रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से 10 कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता, इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर पर ही जाते थे। वसुधा ने भी उसी से जाने का निश्चय किया। 10 बजते बजते दोनों मोटरें आईं। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा, अब मेरे हुक्म के बिना कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूंगी। अच्छी दिल लगी है, घर को रोए और बन की गाय। हमने अपने आराम के लिए मोटरें रखी हैं क्या किसी की खुशामद के लिए? जिसे मोटर पर सवार होने का शौक है मोटर खरीदे। यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फतिया पढ़ने बैठ गए। वह चली और दोनों बच्चे कुनमुनाए, मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हवा को मारने जा रही है तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा। वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार न किया था। उसने जलन से सोचा, मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं? मैंने ही इनका ठेका लिया है। वह तो वहां जाकर चैन करे और मैं यहाँ इन्हें छाती से लगाऊं। लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक गया। दोनों को बारी बारी से गोद में लिया, चूमा, प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर सजल नेत्रों के साथ घर से निकली। मार्ग में भी उसे बच्चों की बार बार याद आती। रास्ते में कई गांव आ जाते और छोटे छोटे बालक मोटरों की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते, तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूं। मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी उतने वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूहों के पीछे और उड़ा चला जा रहा था। कई बार इच्छा हुई घर लौट चलूं। जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं तो मैं ही क्यों उनकी फिक्र में प्राण दूं। जी चाहे आए ना आए, लेकिन एक बार पति से मिलकर उन्हें खरी खरी बात सुनाने का प्रलोभन वह रोक न सकी। सारी देह थककर चूर हो रही थी, ज्वर भी हो गया था, सिर पीड़ा से फटा जा रहा था, पर वह संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि जब 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुधि न रही। जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था।
शोफर की आवाज सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे, कुशल तो हो? शोफर ने समीप आकर कहा, रानी साहब आई हैं हुजूर, रास्ते में बुखार हुआ आया, बेहोश पड़ी हैं। कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में कहा, तो तुम्हें वापस उन्हें क्यों ना ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर ने सिर पिटाकर जवाब दिया, हुजूर वह किसी तरह ना मानती थी तो मैं क्या करता? चुप रहो, बातें ना बनाओ, तुमने समझा होगा शिकार की बाहर देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे, तुम्हें वापस चलने को कहा ना होगा। वह मुझे डांटती थी हुजूर, तुमने कहा था? मैंने कहा तो नहीं हुजूर। बस तो चुप रहो, मैं तुमको भी पहचानता हूँ, तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा। और कौन कौन है साथ में? शोफर ने दबी हुई आवाज में कहा, एक मोटर पर बिस्तर कपड़े हैं और एक में खुद रानी साहब हैं। यानी और कोई साथ नहीं है? हुजूर मैं तो हुक्म का ताबेदार हूँ। बस चुप रहो। यूं झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। सिर गरम तवा हो रहा था। उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया। लपक कर बंगले में आए, सोए हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया, अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में लाए और पलंग पर लिटा दिया। फिर उसके सिरहाने खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रंजित शिकेशों में आज उन्होंने आग्रह में प्रेम की झलक देखी। अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी, जो अपने बनाव सिंगार में ही मग्न थी। आज धूल के पाउडर और पोमेड में वह अपने और उसके नारीत्व के दर्शन कर रहे थे। उसमें कितना आग्रह था, कितनी लालसा। अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह एक पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी। पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत न करेगा? रसोइये ने पूछा, क्या सरकार अकेले आई हैं? कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा, हाँ जी, और क्या क्या इतने आदमी हैं, किसी को साथ ना लिया? आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी, यहाँ से मोटर भेज दी जाती। मन ही तो है, कितने जोर का बुखार है कि हाथ रखा नहीं जाता। जरा सा पानी गर्म करो और कुछ देखो खाने के लिए बना लो। रसोइये ने ठाकुर सोहती की, 100 कोस की दौड़ बहुत होती है सरकार, सारा दिन बैठे बैठे बीत गया होगा। कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा, कचूमर तो हम लोगों का निकल जाता है, 2 दिन तक कमर सीधी नहीं होती, फिर इनकी क्या बात है, ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में ना होगी। यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे। वसुधा का ज्वर 21 दिन तक ना उतरा। घर के डॉक्टर आए, दोनों बालक आए, मुनिया नौकर चाकर सभी आ गए और जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुंवर साहब की सेवाओं का आनंद लेती और संतोष के साथ उन्हें देखती। वह दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदी थे। कितने सवेरे उठते, उसके पथ्य और आराम की जरा जरा सी बातों का ख्याल रखते। जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते, फिर आकर बैठ जाते। एक तपस्या सी कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था। चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली नाती कुछ व्यस्त से रहते थे। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने आई थी, मगर ना जाने किस बुरी साइड से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान न आया, इसकी चर्चा ही ना होती। शिकारियों का आना जाना मिलना जुलना बंद था। एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया। कुंवर साहब ने उसकी और कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वह सूख गया। वसुधा के पास बैठने, उससे बातें करके उसका मन बहलाने, दवा और पथ्य बनाने में ही अब उन्हें आनंद आता था। उनका भोग विलास जीवन के इस कठोर व्रत में भुज गया। वसुधा की एक हथेली पर उंगलियों से रेखा खींचने में मग्न थे। शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसी आग्नेय नेत्रों से उसे देखते। वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ। वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है? वह भर्राए स्वर में बोले, हाँ, शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अवसर मिलेगा। वसुधा ने आग्रह किया, मैं तो अब अच्छी हूँ, सच देखो ना, मेरे चेहरे पर पीलापन भी नहीं रहा। तुम अलबत्ता बीमार से होते जाते हो, जरा अपना मन बहलाओ। बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है। वसुधा ने साधारण सी बात कही थी, पर कुंवर साहब के हृदय पर एक चिंगारी के समान लगी। इधर वह अपने शिकार के खब्द पर कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे यूं ना पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती, क्यों बीमार पड़ती? उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख हुआ। इस वक्त वह कुछ ना बोले, शायद कुछ बोला ही ना गया। फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा, अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए हैं, जरा मंगाओ तो देखूं। उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं लूंगी। अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी। बोलो, मुझे ले चलोगी ना? मानूंगी नहीं, बहाने मत करना।
अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मर्ज था। सैकड़ों ही खाले जमा कर रखी थी। उनके कई कमरों के फर्श पर गद्दे, कोच, कुर्सियों पर मोड़े पर सभी में खालो ही के थे। ओढ़ना बिछौना भी खालो ही का था। बागंबरों के कई सूट बना रखे थे, शिकार में वही सूट पहनते। अब की भी बहुत से सिंग, सिर, पंजे, खाले जमा कर रखी थी। वसुधा का इन चीजों से अवश्य मनोरंजन होगा, यह ना समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश न पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है। जाकर वह चीजें उठवा लाए, लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए और डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी ना लगे। वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा, चीजें नहीं लाए? लाया हूं, मगर कहीं डॉक्टर साहब ना हो। डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया था। तो फिर लाए गए। कुंवर साहब एक एक चीज निकाल कर दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से न दिखी थी, जैसे कोई बालक तमाशा देकर मग्न हो रहा हो। बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह जिद्दी, उतने ही आतुर, उतने ही सरल हो जाते हैं। जिन किताबों में भी ना मन लगा हो, बीमारी के बाद पड़ी जाती हैं। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी। चीतों की खालें, बाघों, मुर्गी की, शेरों की, वसुधा हर एक खाल को नई उमंग से देखती, जैसे बायोस्कोप के चित्र के बाद एक चित्र के बाद दूसरा आ रहा हो। कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगते। कुंवर साहब की सबसे बहुमूल्य वस्तु थी, इसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे। वह थी सिंह की खाल। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा, रहने दीजिए, अपनी सलाह मैं खराब नहीं करूंगी, मैं यही लूंगी। तुम वही लो, मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था कि मैं फिर वैसा ही मार दूंगा। तुम मुझे चकमा क्यों देते हो? चकमा कौन देता है? अच्छा खाओ, मेरे सिर की कसम की यह सबसे सुंदर खाल नहीं है। कुंवर साहब ने हार की खुशी हंसी हंसकर कहा, कसम क्यों खाएं इस खाल के लिए? ऐसी ऐसी 1,00,000 खाले हो तो जो तुम पे न्यौछावर कर दूं। जब शिकारी सब खाले लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा, मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा। वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं शिकार खेलने चलूंगी। फिर यह सोचने लगी वह कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी। उस पर लाल ऊन से लिखा होगा, प्रियतम। जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से हर एक व्यापार, हर एक व्यंजन पर अंधकार छा जाता है, वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी। शिकारों का वृतांत सुनने की वसुधा को चाट पड़ गई। कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े। उसका सुनने से जी ही ना बढ़ता था। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था, जिसके सुख दुख, हानि लाभ, आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार ना था। वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि ना थी, बल्कि अरुचि थी। कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उससे छिपाते थे, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश, एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब ना हुआ। वसुधा स्वस्थ हो गई। कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी। उस दिन जब देखो वृक्षों की छांव में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही थी और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे थे। जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब हर्ष से उछल पड़े। नौकरों को इनाम दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की मम्मी भी बनाकर रखी गई। वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह, एक नया उल्लास, एक नई आशा थी। पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त न था। अब उसमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों के बाद वसुधा की साध पूरी हुई। कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का, और शेर भी वह जिसने इधर 1 महीने से आसपास के गांव में तहलका मचा रखा था। चारों तरफ अंधकार था, ऐसा सघन कि पृथ्वी उसके बाहर से कर्राती हुई जान पड़ती। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे। बहुत भयंकर जंतु था। अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींचकर ले भागा था। उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले उंगली दबाए थे। मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछलकर न पहुंच सकता था। हाँ, उसने यह देख लिया था कि वह आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था। दुष्ट को एक चाल सूझी। वह पास के गांव में गया और वहीं पर से एक लंबा बांस उठा लाया। बांस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला। जब उसकी कूची सी बन गई तो उसे ना जाने अगले पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा। वह जानता था बाल बांस के रेशे में फंस जाएंगे। एक झटके से वह आभागा नीचे आ गिरा।
इसी मानव भक्षी चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया और शेर के आने की राह देखी जा रही थी। कुंवर साहब शांत थे, पर वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा भी पत्ता खड़खड़ता तो वह चौंक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले चौंक कर कुंवर साहब से चिपक जाती, और कुंवर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बनाते जाते थे। ज्यों ही भैंस पर आया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी गोली की नौबत ही ना आवेगी, वसुधा ने सिहर कर कहा। और जो कहीं तुम्हारा निशाना चूक गया तो वह उछलेगा नहीं, तो फिर दूसरी गोली चलेगी। तीनों बंदूकें तो भरी तैयार रखी हैं, तुम्हारा जी घबराता तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ पहला निशाना मेरा होता। पत्ते खड़खड़ा उठे। वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, दिल मजबूत करो प्रिय। वसुधा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, मैं डरती नहीं, जरा चौंक गई थी। सहसा भैंसे के पास तो चिंगारियां चमक उठी। कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा, खाली गया। दूसरा फैर गया। चीता जख्मी हुआ पर गिरा नहीं। क्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गर्जा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब तीसरा फैर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी। उसके अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े। इतना भीषण अवसर था, अगर एक पल का भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत ना थी। शेर की जलती हुई आंख वसुधा के सामने चमक रही थी। उसकी दुर्गंधमय सांस देह में लग रही थी। हाथ पांव फूले हुए थे। आंखें भीतर की ओर सुखड़ी जा रही थी, पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी। उसने अपनी बंदूक संभाली। शेर के और उसके बीच में दो से हाथ से ज्यादा अंतर ना था। वह उचक कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी। धाएं! शेर के पंजे ढीले पड़े, वह नीचे गिर पड़ा। अब समस्या और भीषण थी। शेर से 3 ही 4 कदम पर कुंवर साहब गिरे पड़े थे। शायद चोट ज्यादा आई हो। शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर जरूर वार करेगा। वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में। इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुभो देता तो उसे खबर ना होती। वह अपने होश में ना थी। उसकी मूर्छा हो ही चेतना का काम कर रही थी। उसने बिजली की बत्ती जलाई, देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है तो दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी। शेर जोर से गुर्राया। वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया। कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए और दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। अरे अरे, यह क्या? वसुधा बेहोश थी। भय उसके प्राणों की मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था और भय के शांत होते ही वह मूर्छा आ गई। 3 घंटों बाद वसुधा की मूर्छा टूटी। उसकी चेतना अब भी उन्हीं भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी। उसने डरते डरते आंखें खोली। कुंवर साहब से पूछा, कैसा जी है प्रिय? वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, वहां से हट जाओ, ऐसा ना हो झपट पड़े। अरे बाबा, शेर तो कब का ठंडा हो चुका, बरामदे में पड़ा है। ऐसा डील डॉल और इतना भयंकर सिंह मैंने ना देखा था। तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे बिल्कुल नहीं। तुम क्यों कूद पड़ी? पैरों में बड़ी चोट आई होगी। तुम जीती, कैसे बची वह आश्चर्य है। मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी कूद ना सकता था। वसुधा ने चकित होकर कहा, मैं कूदी? शेर मचान पर आया, इतना याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुंवर को भी विस्मय हुआ। वाह, तुमने उस पर 2 गोलियां चलाई और जब वह नीचे गिरा तो तुम कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूस दी। बस वहीं ठंडा हो गया। बड़ा बेहया जानवर था। अगर तुम चूक जाती और वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता। मेरे पास तो छुरी भी ना थी और बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी। अंधेरे में कुछ सुझाई ना देता था। तुम्हारे ही प्रभाव से इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तुमने मुझे प्राणदान दिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कूच हुआ। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछड़े मित्र से मिली हो। हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी। जिन नौकरों और लौंडियों से वह महीनों से सीधे मुंह न बोली थी, उनसे आज हंस हंसकर कुशल पूछती और गले मिलती, जैसे अपनी पिछली रुखाइयों को पटौती कर रही हो। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी। उस दृश्य में आज जीवन था, विकास था, उन्माद था। केवट का वह सूना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था। प्रकृति में मोहिनी भरी हुई थी। मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी और वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली। आनंद से भरे भंडार में अब वह कुछ दान भी कर सकती थी। जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलती। उसी वक्त कुंवर साहब आकर कोई बोले,
अच्छा, पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा था। मैंने एक मनौती मान रखी है। कैसी मनौती? वासुदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुंवर साहब ने हंसकर कहा, यह ना बताऊंगा। तो यह कहानी थी शिकार, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।